इन्वेस्टर। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार, सेठी साहब, पालविया साहब। पालविया साहब सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, जिसका एनएसई टिकर है एस। ये स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिले, और स्टॉक को अगर हम नियर टर्म शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। इस तरीके के डाउनफॉल में भी ये मार्केट में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, अगर आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू है। जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक में कंटिन्यूटी रहेगी एक अप ट्रेंड की। स्टॉक के हम लॉन्ग टर्म टारगेट एक्सपेक्ट करें करीब आना चाहिए 470 से 500 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे बाय करना है, और अगर छोटी मोटी गिरावट मिलती है तो भी इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होंगे करीब यहाँ पे 345 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन में खरीदारी करने की राय। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो राजेश पालविया जी को धन्यवाद एक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए। लास्ट वीक ट्यूसडे को ही मैंने इस स्टॉक को 371 के लेवल पे रिकमेंड किया, फिर जो मेरे टारगेट्स है उसके आसपास ये जाके आया। हालांकि बाजार पिछले 4-5 दिनों में टूटे हैं, बट ये स्टॉक अभी भी उन लेवल से ऊपर है, तो थैंक्स राजेश जी। बाकी अनिल जी, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है एक सेफ सेक्टर से है, डिफेंस के सेक्टर से, और यहां से मैंने पिक किया है, मेरा एक पसंदीदा शेयर रहा है भारत डायनेमिक्स, जो अभी 900 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। एक पीएसयू स्टॉक है, डिफेंस का प्ले है, जो कि मेनली गाइडेड मिसाइल्स है, फिर आपके टॉर्पीडोज, आकाश मिसाइल्स और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, अच्छे खासे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी है, और हम आए दिन देखते हैं कि सरकार डिफेंस सेक्टर को नए ऑर्डर्स देती है, और मेक इन इंडिया पे सरकार का फोकस है, डिफेंस पे फोकस है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, दिसंबर तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे, एक जीरो डेट कंपनी, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। फिर एफआईएस भी बुलिश है, अराउंड 18-19% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कई अच्छे नाम है जैसे एचडीएफसी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एलआईसी वगैरह ओन करते हैं, और अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है। 8 रुपए 15 पैसे का फरवरी के महीने में डिविडेंड दिया। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे इस गिरे हुए बाजार में बिल्कुल खरीदना चाहिए, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 1250 रुपए। ये है आपके लिए भारत डायनामिक्स पर राय खरीदारी करने की सेठी साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर 1250 के टारगेट के लिए। आइए बग्गा साहब भी हमारे साथ हैं, बग्गा साहब से जरा एक बार राय ली जाए कि एक साल बाद भी फिर से रूस बाहें चढ़ाता हुआ दिख रहा है। सर ये क्या है खबर कि बेलारूस में जाकर वो न्यूक्लियर वेपन्स लगाने वाले हैं, क्यों, अभी क्या हो गया? नहीं, बस वही है कि थोड़ा और सबको अनसर्टेनिटी ला रहे हैं लोगों के दिमाग में वेस्टर्न यूरोप के, तो थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं। तो सर मैं आज सुबह में जो सोचा था, मैं और दीप बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आ जाए अमेरिका में, इन्फ्लेशन नीचे आ जाए तो भूल जाएंगे, तो रूस को तो फाइनेंशियली नुकसान करना है अमेरिका का, नेटो का, यूरोप का, उस डायरेक्शन में तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे? कुछ हो सकता है, वो क्वाइट पॉसिबल, और साथ में चाइना भी मिला हुआ है। हाँ। तो 3 दिन जिस तरह से जी जिनपिंग वहां बैठे थे, ये बहुत ही अचंभे की बात थी कि 3 दिन राष्ट्रपति को इस तरह से बिताने। तो काफी चीजें 44 तो ऑफिशियल करार हुए हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, बट अंदर क्या बात हुई है वो तो सिविलाइजेशनल जो फाइट है। और रूस ऐसा देश है पुतिन के नीचे अनिल जी के, आप अगर इंडिविजुअल क्रिटिक भी हैं तो वो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं, तो वो डिसिडेंट्स हो दूर दूर तक ढूंढ के लाते हैं लोगों को कि भाई किसी ने भी कुछ किया है। तो अब ये जो बोला है बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगे, ये एक प्रोवोकेशन बन जाता है। जैसे अमेरिका का वो ड्रोन गिराया, और ये भी कह सकते थे कि देखिए पहले तो डिनायल किया, जब वीडियो निकल के आ गया फिर उन पायलट्स को इन्होंने अवार्ड कर दिया, नेशनल हीरोज बना के उनको मेडल्स दिए गए। तो अमेरिका के जो ब्लिंकन है उन्होंने तो कहा कि ये तो बिल्कुल नौसिखिए पायलट थे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, कई 100 मिलियन का प्लेन गिरा सकते थे,
और इसको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो ये अभी पॉस्चरिंग बहुत चल रही है। बट न्यूक्लियर वेपन मूव करना, क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस डीन्यूक्लियराइज थे 1994 में, उन्होंने अपने गिव अप कर दिए थे न्यूक्लियर वेपन्स, और एक बकायदा ट्रीटी है अमेरिका के साथ कि इनके रीजन में आप नहीं रखेंगे। तो रशिया ने सारे न्यूक्लियर प्रोडक्शन ट्रीटीज भी हटा दिए, और यही जानकार यही कह रहे हैं। देखिए, चाइना के पास आज के दिन में 600 न्यूक्लियर बम है। हाँ? अमेरिका और रूस के पास 1500 से ज्यादा है, शायद 3000 भी हो। तो चीन बड़ी तेजी से प्रोडक्शन में लगा हुआ है। न्यूक्लियर बम तो एक दो फोड़ो तो उससे काम हो जाता है, इतने बनाने की जरूरत क्या है? जस्ट वो जस्ट आस्किंग। आपका यूरेनियम निकल के आ रहा है। अच्छा, करो क्या उसका? करो क्या उसका फिर? अच्छा। ये उसको बना यूरेनियम के का ये तो इलेक्ट्रिसिटी में प्रोडक्टिव काम में भी तो ले सकते हैं सर। उससे निकलता है, डिप्लीटेड जब होता है, और उसको फिर करके एनरिच करके वो 18 महीने का एक प्रोसेस लगता है। हाँ। उससे फिर निकल के वो वेपन ग्रेड ये भी आपको आता है? सर पढ़ाई की या कहीं मतलब कोई मूवी देखी, मतलब कहाँ से आया? मूवी है ये, रॉकेट बॉयज। अच्छा अच्छा। उसमें हमारे होमी बाबा जब कहते हैं, और उनका यही था, बहुत अच्छा उन्होंने निकाला कि जब अमेरिका यूरेनियम नहीं दे रहा था और बम बनाना था, तो थोरियम के साथ वो डिप्लीटेड यूरेनियम को आप डाल दीजिए रिएक्टर में, 18 महीने के बाद एनरिच यूरेनियम। तो ईरान भी यही कर रहा है, चाइना भी यही कर रहा है। ये तो ये जो आप बता रहे हैं, ये फिजिक्स का सब्जेक्ट माना जाएगा? फिजिक्स, ओके, एटॉमिक फिजिक्स बोल सकते हैं। तो ऊपर तो नहीं, एक बार बंसल जी की विशेष टिप्पणी। हाँ, बंसल जी विशेष टिप्पणी आपकी। क्योंकि बंसल जी की रिसर्च रही है कॉलेज के दिनों में। एक मिनट बंसल, एक मिनट बंसल, अरे बंसल जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बड़ों को सम्मान दीजिए। अभी तक बग्गा साहब की बात खत्म नहीं जी। बग्गा साहब, बंसल जी ने कॉलेज में रिसर्च की थी कि वो रेवोल्यूशन और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑफ वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लस्सी, ये इनका पीएचडी रहा है बंसल जी का। ये तो सभी को बाउंसर लगे सबके ऊपर जी। बंसल जी जवाबी कार्रवाई कीजिए। देखिए अनिल जी, पहले तो बग्गा सर का धन्यवाद है, उन्होंने बड़ा क्लैरिफाई करा है। एटॉमिक फिजिक्स का सवाल है, नहीं तो आपका बाउंसर मेरी तरफ आता। नहीं अनिल जी, देखिए जब बग्गा सर ये बोल रहे थे ना इसका न्यूक्लियर का, तो मेरे दिमाग में अपनी कॉलेज की रिसर्च आई थी जो हमने करी थी कि आप मिथेनॉल को बंद करो तो इथेनॉल बनता है। अनिल जी, मिथेनॉल को बंद करो तो इथेनॉल बनता है। CH3OH को बंद करोगे तो C2H5OH बनता है अनिल जी, जो कि मैकडॉवेल्स का प्रोडक्ट है। तो वो रिसर्च करी थी अनिल जी। ये तो बड़ी हाई लेवल की रिसर्च है, एटॉमिक फिजिक्स वगैरह। वो तो अब रशिया यूक्रेन आ गया अनिल जी, उस समय तो सब पीस होती थी, इस तरह की रिसर्च होती नहीं थी। और ये अनिल जी मेरा टॉपिक नहीं है, मतलब ये फिजिक्स वगैरह, मेरा तो केमिस्ट्री है अनिल जी। तो जैन साहब तो कह रहे जो आप कर रहे हो वो भी बहुत हाई लेवल की है। जो आपने बताया सारा। हाँ, नहीं, मिथेनॉल इथेनॉल तो उनके तरल पदार्थ बना दिया ना। अच्छा अच्छा, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, नॉट रिसर्च। ओके, ओह ओके जी। कुणाल जी, मैं अनिल जी एक और रिसर्च करी थी अनिल जी। हाँ, एक जी देखिए जी, अरे जी देखिए, बंसल जी की जो रिसर्च है वो प्रैक्टिकल है। अनिल जी देखिए, न्यूक्लियर बम्स तो किसी के काम आते नहीं अनिल जी, उससे तो केवल विध्वंस होता है। करेक्ट। बंसल जी की रिसर्च देखिए अनिल जी कितनी काम की है। मिथेनॉल से अगर अल्कोहल वो बना पाए तो कितनी बचत होगी बंसल जी के। अनिल जी ये देखिए आप। अच्छा बंसल जी, दूसरी कौन सी है रिसर्च? अनिल जी बहुत रिसर्च करी थी, जैसे केमिस्ट्री में रिसर्च करी थी। अगर आप मॉर्फिन को अनिल जी एसिटिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो लाखों की ना, बेसिकली वो जो हीरोइन होती है अनिल जी वो बन जाती है करोड़ों की, मतलब कि लाखों की चीज करोड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह की रिसर्च अनिल जी काफी करी हुई है। जनहित में अनिल जी रिसर्च करी थी, कभी कंजम्पशन नहीं करा इनकी। गजब, बंसल जी के तो कमाल है, मतलब इतनी छुपी हुई प्रतिभा बंसल जी की दबी है। अब पता चला बंसल जी के आगे डॉक्टर क्यों लगा हुआ है। आपको पता है कि नहीं पता है? डॉक्टर इनके ट्विटर हैंडल पे देखा, कहानी नहीं पता। डॉक्टर राकेश बंसल हो गए डॉक्टर राकेश। हाँ तो है, सही बात है। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे एक्शन वाले जो सर ने बताया आपको। बेलारूस में रशिया की तरफ से जा रहे हैं थोड़े न्यूक्लियर वेपन्स। आइए
बढ़ते आगे और कमोडिटी बाजार का अपडेट जरा दीप से समझिए जाए, Absolutely. बनाए जाए। रुपया अच्छा दिख रहा है अनिल जी, 11 पैसे मजबूत खुला था, अब 17 पैसे मजबूत है, तो डॉलर वीकनेस का थोड़ा फायदा रुपए पर आज स्क्रीन पर आपके प्ले आउट डेफिनेटली हो रहा है। कच्चा तेल कहीं जाने के मूड में नहीं है, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है 5730 के आसपास। नेचुरल गैस में आपको 3.5% का बड़ा कट दिख रहा है, तो जिन लेवल से खुला था वहां से और गिरा है। पिछले हफ्ते 3.5% की गिरावट थी नेचुरल गैस में, आज ही सिर्फ और 3.5% की गिरावट आप देख रहे हैं। सोना भी ऊंचाई से थोड़ा फिसल कर नीचे है, 1/4% की कमजोरी, ₹225 रुपए का कट। सिल्वर पर भी आप कमजोरी देख रहे हैं, करीब 125 रुपए की गिरावट इस समय दिख रही है, तो थोड़ा प्रेशर कमोडिटीज पर है। कॉपर हल्की फुल्की खरीदारी दिखा रहा है, बाकी बेस मेटल्स में कुछ एक्शन है नहीं, तो सुस्त कारोबार है। एक नेचुरल गैस ही है जहां पर आपको बड़ा बड़ा कट इस समय दिख रहा है। आइए आज की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। IIFL सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से राय आई है, कच्चा तेल खरीदना है तो ये जो फ्लैट ट्रेड है यहाँ पर आप खरीदारी का मौका ढूंढिए। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलिए 5650 के लेवल पर। स्टॉप लॉस होगा आपका 5500 का और टारगेट होगा आपका 5850 5850 का। MCX पर गोल्ड खरीदना है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 59000 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 58700, टारगेट होगा आपका 59500 का। सिल्वर भी खरीदिए, मे कॉन्ट्रैक्ट 69800 के लेवल पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 69000 और टारगेट रहेगा आपका 70900 पर। कॉपर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ये खरीदना है 767 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 762, टारगेट 777777। और फाइनली कोरिएंडर धनिया ये खरीदना है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 6800 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 6650 और टारगेट 7200। तो 5 बाय कॉल है, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कोरिएंडर। ये है IIFL सिक्योरिटीज की राय। 2 खास शोज आज तैयार करे हैं अनिल जी, हालांकि जीरे पर ही ये ज्यादा फोकस रहने वाला है, एग्री मार्केट पर, और उसमें जीरा रहेगा। तो जीरे को तेजी जम गई, ये पहला फोकस रहेगा। लंबे समय बाद तेजी का दौर आया है, तेजी जम गई, हाँ ओके, तो लंबे समय बाद आया, रिकॉर्ड स्तर के आसपास है दाम। तो क्यों आ रही है तेजी और क्या ये टिकाऊ है, फिर इतना सन्नाटा क्यों? यहाँ पर हम ग्वार पर, अच्छा ग्वार पर करेंगे। अच्छा। जीरा तूफानी तेजी दिखा रहा है, ग्वार के दाम गिर रहे हैं, अच्छा। ये चल क्या रहा है? तो एग्री कमोडिटीज पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। ओके, आज का शो एग्री कमोडिटीज पर पूरी फोकस के साथ आपको मिलेगा, इसे मिस मत कीजिएगा। आइए मिस मत कीजिएगा, पोजीशन पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में है। पालिया साहब को इस एक्शन कंस्ट्रक्शन पसंद आया लॉन्ग टर्म के लिहाज से। पालिया साहब बताएं सर पोजीशन पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी अल्केम लैबोरेटरीज। ये स्टॉक को अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑलमोस्ट 7 से 8 महीनों में स्टॉक ने 3000 के आसपास एक बेस बनाया। नियर टर्म सेटअप में देखें तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा। स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो एक करेक्शन के बाद 8 से 9 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अब यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे नियर टर्म सेटअप पे स्ट्रेंथ यहाँ पे वापस लौटते हुए दिखी है, अल्केम लैब यहाँ पे एक पोजिशनल पिक हो सकता है और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकता है 3300 से लेके 3350 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 3140 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। अल्केम लैबोरेटरी बाय करने की सलाह है। तो ये है अल्केम लैब में खरीदारी करने की राय पोजिशनली आपके लिए पालविया साहब की तरफ से। थोड़ी देर में सेठी साहब भी देंगे पोजिशनल पिक। उससे पहले बता दें आपको कि फरवरी में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल घटता हुआ नजर आया है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, पैसे नहीं थे लोगों के पास या फिर कुछ और 3 दिन कम थे शायद, 3 दिन कम थे, वो भी हो सकता है, बिल्कुल पॉइंट है। 3 दिन परसेंटेज में निकाले 10% कम दिन थे आपके पास। तो आइए कितना परसेंट कम हुआ है, क्यों हुआ है, जरा जानकारी ली जाए। वरुण हमारे साथ है। वरुण क्या हुआ? इनकम थे अनिल जी। तो फिर उसमें रिसर्च किया है, फिर आई क्यों? बताता हूँ अनिल जी, इंटरेस्टिंग डेटा है वो, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस है उसमें 7.7% के आसपास की कमी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 39% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और जो भी सपोर्ट मिल रहा है बेसिकली वो ई कॉमर्स से मिल रहा है। पिछले साल अगर आप देखते बेस में तो ई कॉमर्स इतना ज्यादा नहीं था। अब जो टोटल ई कॉमर्स है वो कुल स्पेंड्स में करीब 62.5% के आसपास रह रहा है, जो जनवरी में करीब 60% के आसपास है, यानी कि वहां करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। जो पॉइंट ऑफ सेल्स है उसका शेयर करीब 37.5% के आसपास का है। अब बड़ी बात यह है कि लगातार ये 12वां महीना है जहां पे क्रेडिट कार्ड स्पेंड जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि नंबर ऑफ कार्ड एडिशन जो है उसमें शार्प गिरावट देखने मिली है।
जनवरी के महीने में नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड एडिशंस जो थे वो 12.6 लाख के आसपास थे, जो फरवरी में गिर के 9.1 लाख हो गए हैं। यानी कि मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो करीब 27.5% के आसपास की गिरावट यहां देखने मिली है। नो डाउट 3 दिन कम थे, लेकिन उसके वजह से 27.5% अगर क्रेडिट कार्ड एडिशन कम हो जाए तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हालांकि जनवरी को आप एक हाई बेस महीना मान सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में केवल 5.8 लाख क्रेडिट कार्ड जो है वो जुड़े थे, लेकिन मंथ ऑन मंथ गिरावट जो है वो थोड़ी भारी भरकम है, इसको आप नजर में रखिएगा। दूसरा, ओवरऑल स्पेंड्स भले गिरे हैं, लेकिन एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में तो बढ़ोतरी हुई है, आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट थोड़ी कम है। सबसे ज्यादा गिरावट अगर कहीं है तो एसबीआई कार्ड्स में है, करीब 9% के आसपास मंथ ऑन मंथ गिरावट जो है वो देखने मिली है। तो अगर आप इस डेटा को पूरा देखेंगे तो एक तो गिरे हैं नो डाउट क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स कम दिन होने की वजह से, एसबीआई कार्ड में ज्यादा गिरावट है 9% की, एक्सिस में बढ़ोतरी हुई है दिन कम होने के बावजूद, और नंबर ऑफ कार्ड एडिशन जो है उस फिगर पे नजर रखिएगा, 27.5% वहां गिरावट हुई है। इसका कारण नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि जनवरी का हाई बेस के चलते है। अगर ये ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो वो दिक्कत की बात हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि कार्ड एडिशन प्रॉब्लम है, 27.5% एक महीने में गिरना वो थोड़ी बट दिसंबर आपने बोला ना 5.8 5.8 उसका फिर रोलिंग 3 मंथ्स या रोलिंग 6 मंथ्स लीजिए तो वो ट्रेंड दिख जाएगा। हाँ, ये क्योंकि दिसंबर छुट्टियां इतनी होती है ना अनिल जी, 15 दिसंबर के बाद काम होता नहीं है तो बुकिंग्स हो ही नहीं होंगी इतनी, वो सब करेक्ट फॉर्म पड़े होंगे जनवरी में, एडवांस में हो जाते हैं काफी। वो हो सकता है, तो वो सीजनैलिटी का फैक्टर हो सकता है, बट बिल्कुल ठीक बात। बाकी स्पेंड्स गिरना इज ये है आपके लिए क्रेडिट कार्ड पर पूरा का पूरा डिटेल्ड विश्लेषण वरुण की तरफ से आता हुआ। पोजिशनल पिक दे रहे हैं सेठी साहब, बताएं सर बीडीएल के बाद क्या पसंद है आपको? बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजीशनल पिक है, एक डिफेंस के बाद अब रेलवेज का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है राइट्स, जो अभी 352 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। एक बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज और टर्नकी प्रोजेक्ट्स करने का काम करती है। मेनली रेलवेज के लिए तो करती है, उसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सेटअप करती है, हाईवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, फिर इवन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम करती है, जिनमें कई क्लाइंट लिस्ट, बहुत ही वहां की क्लाइंट लिस्ट है, टाटा स्टील, सेल, एनटीपीसी, फिर आईआईएम्स, जेएनयू, एम्स, इन सब के लिए काम करती है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 5000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। फिर हाल ही में इनको बेंगलोर मेट्रो, फिर अहमदाबाद मेट्रो, इन सब से भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं, आईआईटी दिल्ली से भी ऑर्डर मिला हुआ है। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। डिविडेंड यील्ड देखेंगे, क्लोज टू 5% की डिविडेंड यील्ड है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 20%, एक जीरो डेट कंपनी, एफआईएस डीआईएस भी बुलिश लगते हैं, अच्छे खासे होल्डिंग है 20% की। मुझे लगता है ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी, और मेरा इसमें पोजीशन टारगेट रहेगा 385 का, स्टॉप लॉस रखना 335। ओके, तो ये है आपके लिए राइट्स लिमिटेड 335 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से, टारगेट 385 के। आइए हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक और बाजार के जाने माने विशेषज्ञ मेहरबून ईरानी साहब लंबे समय बाद आज हमारे साथ कर रहे हैं मुलाकात। मेहरबून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको सर बिलेटेड नवरोज की शुभकामनाएं। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि पारसी नववर्ष के आसपास आपसे मुलाकात हो और पर्सनली आपको बधाई दे पाए सर। लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की हमारी तरफ से। ये सर शुरुआत कहाँ से करें? ये डेट म्यूचुअल फंड वाले जो टैक्सेशन पे इस पर राय देंगे सर, ये जो बदलाव हुए इसका क्या असर, और साथ ही जो एसटीटी बैकडोर से बढ़ा दिया उस पर क्या कहेंगे सर? सर पहले डेट म्यूचुअल फंड के बारे में मेरा पर्सनल व्यू दूंगा कि एक टैक्स आर्बिट्रेज जो है उसको स्टॉप करना, प्लग करना, दैट वाज जो एक लूप होल था उसको लाइन पे लाने के लिए किया है। कॉर्पोरेट्स का इनकम जो है, कॉर्पोरेट्स डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेजरी इनकम इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके अदर इनकम में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। इज इट अ नेगेटिव? मैं पर्सनली नहीं मानूंगा, क्योंकि ये जो अदर इनकम है एनीवे दैट इज नॉट अ ग्रेट क्वालिटी इनकम जिसके लिए आपका वैल्यूएशन ऊपर नीचे होता है। नेट लूजर अल्टीमेटली इज द इन्वेस्टर। बाय डिफॉल्ट
some of them will go into and sit into banks. NBFC जो पैसे म्यूचुअल फंड से लेते थे, डेट म्यूचुअल फंड से, शायद हो सकता है they will have to also move towards banks. अल्टीमेटली मेरा पर्सनल व्यू है कि मार्केट कहीं पर अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा. रही बात STT की, डिफिकल्ट टू स्टेट बट सेंटिमेंटली सर्टनली नेगेटिव है. वॉल्यूम्स शॉर्ट रन में अफेक्ट हो सकते हैं और थोड़ी सी मुआमुम होगी कि क्यों हुआ, काय को हुआ, बजट में क्यों नहीं किया. हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये दोनों मेजर, खास करके STT का मेजर अगर बजट में अनाउंस होता तो शायद हो सकता है कि मार्केट कुड हैव बीन पुल्ड डाउन. बजट के आसपास ध्यान में भी रखिए वो टाइम अडानी का भी प्रॉब्लम जरा बाहर उभर कर आया था. So I think I would possibly give it a pass, stating that I will not discuss too much and कि बजट में क्यों नहीं किया, अभी क्यों किया. Ultimately somewhere I feel this will also somewhere get absorbed in the system. भले वॉल्यूम्स थोड़ा शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा ट्रेडर्स को भी मार्क पड़े, बट सेंटिमेंटली सर्टनली इट इज नेगेटिव. अच्छा सर, अब शुरुआत ग्लोबल मार्केट से करते हैं. क्या व्यू बन रहा है सर? बहुत सारी खबरें आ रही है और दोनों तरफ के कैंप बड़े स्ट्रांग है. किसी को लगता है कि भाई मामला बड़ा खराब होगा, सीरियस होगा, सब कुछ खराब होगा. कुछ को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. आप किस तरफ हैं? मेरा पर्सनल मानना है कि जो बैंकिंग सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, जो यूएस बैंक से शुरू हुआ, यूरोपियन बैंक्स तक गया, आई समवेयर फील दैट द रेगुलेटर्स विल अल्टीमेटली टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम. हाँ, क्रेडिट थोड़ा सा टाइट हो सकता है और अगर यूएस मार्केट को देखें तो यूएस कोड पॉसिबली, और मैं पहली बार कह रहा हूँ, आप लोग ने कहीं लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, मेरा पर्सनल मानना है कि यूएस अल्टीमेटली इज गोइंग इनटू अ रिसेशन. रही बात S&P इंडेक्स की या डाउ जोन्स की, आई थिंक फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल मे बी 10 to 15% फॉल कुड हैपन ओवर द कमिंग मंथ्स. बैंकिंग सिस्टम में गेट स्पेड. नाउ विल दिट अफेक्ट other markets including India? Answer is certainly yes. You cannot go up alone in this world. Ultimately US markets और European markets का impact आपको आता है. So मेरा personal मानना है global markets could be under pressure. इसमें एक पॉजिटिव निकल कर आता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो है, जो यूएस फेड कर रही है, अपनी बैलेंस शीट को कम कर रही है, कहीं पर वो एक कॉमा डालेगी, एक फुल स्टॉप भी डाल सकती है कि बिकॉज अल्टीमेटली अगर क्रेडिट कम होता है, इट इज पॉसिबल द क्वांटिटेटिव टाइटनिंग could possibly come to a halt. That is one positive which could possibly come out of this entire crisis. तो चलिए, ग्लोबली एक बड़ी बात कहते हुए मैं बोल सर कि मंदी में जा सकता है अमेरिका, इस बात की पूरी संभावना है. इसलिए अभी भी इसका मतलब है कि समस्याएं खत्म नहीं हुई है. भारतीय बाजार न गिर रहे हैं न बढ़ रहे हैं सर. बहुत ही मतलब पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं. कब तक ऐसे रहेंगे सर? आई थिंक लोगों का एपेटाइट अभी कम हो गया खरीदने के लिए. नंबर वन, लेट्स बी ऑनेस्ट अनिल जी, पीपल हैव लॉस्ट मनी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. आप कैश मार्केट का वॉल्यूम देखिए, कैश मार्केट का वॉल्यूम भी करीबन 15-20% नीचे आ चुका है. आई थिंक पीपल आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग. बहुत लोगों ने कोशिश की खरीदने की, लेकिन देखते हैं कि शेयर्स घिसते जा रहे हैं. आई थिंक इंडिया का प्रॉब्लम आर थ्री फोल्ड राइट नाउ. नंबर वन, ये कहना ठीक है कि इंडिया इज डूइंग रिलेटिवली मच बेटर देन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कहना कि आई एम बेटर देन समबडी इज नॉट इनफ फॉर एन इन्वेस्टर टू मेक मनी, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू मेक मनी इन द मार्केट. जो ग्रोथ स्लो डाउन है, आई थिंक इज द बिगेस्ट वरी. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए इंडिया में, अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ फंडिंग विल गो अप एंड आफ्टर अ लैग इफेक्ट इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स. तो 2022-23 में लोग कह रहे हैं 860 रुपये का EPS, 870 रुपये का EPS. इसको आप परसेंटेज एप्रिसिएशन पकड़िए नेक्स्ट ईयर का 23-24 का. अगर 7-8% ग्रोथ आता है या 9% भी आता है, हम लोग करीबन 950 की EPS के पास होंगे नेक्स्ट ईयर. इसको आप 16 से भी मल्टीप्लाई करो या 16.5 से भी करो, आई थिंक यू विल गेट अराउंड 15,500-16,000, जो मैं कहूँगा कि इट विल बी अ ग्रेट entry level as far as Indian stocks go, but that is still around 5 to 7 to 8% away from the present level. और आप जानते हो आपके अनुभव से अनिल जी कि अगर मार्केट 8-10% भी लुढ़कता है, काफ़ी सारे स्टॉक्स 10, 15, 20, 25% भी लुढ़क सकते हैं और लुढ़कते हैं. सो आई वुड से कि आज की तारीख में भी quite a few stocks are available at the nifty EPS of around 16,000. Should one go and buy into them? मैं और एक बात कहना चाहूँगा
कि एक इम्पैक्ट कॉस्ट जो कहते हैं, आई थिंक पीपल आर स्टिल नॉट पॉसिबली पुट द माइंड टू इट। आज वॉल्यूम्स कम हो गए, ईयर एंड हो रही है, पब्लिक थोड़ी डरी हुई है, पब्लिक को कैश पे बैठना है। आप कोशिश कीजिए 5,000 या 10,000 शेयर बेचने का। 95% ऑफ द मिड कैप्स आई थिंक आपके बेचने से ही 2-4% लुढ़क जाते हैं। तो दैट इज इम्पैक्ट कॉस्ट। दूसरी तरह अगर कोई पीएमएस फंड या म्यूचुअल फंड शेयर लेने को आता है तो उनके खरीदने से 2-4-5-6% बढ़ जाता है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, वो शेयर फिर से नीचे घसीट के आ जाते हैं। सो आई थिंक लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है, इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्ट है, ग्रोथ स्लोडाउन की फियर है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की, आई थिंक ऑल दिस इज अ प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक प्रॉब्लम है इज द मानसून फैक्टर। अभी तक जो भी एडवांस रिपोर्ट्स आ रहे हैं कह रहे कि मानसून में नॉट बी वेरी काइंड टू इंडिया दिस ईयर। लेट्स बिलीव इन गॉड, लेट्स होप दैट ऑल द प्रेडिक्शंस गो रॉन्ग। एंड द थर्ड फियर एंड द थर्ड नेगेटिव इज द अंडरलाइंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। बहुत 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 स्टिकी है। आई थिंक आरबीआई ने रेट हाइक्स किए, बट स्टिल द इन्फ्लेशन इज रिफ्यूजिंग टू कम डाउन बिकॉज अनलाइक द यूएस, our problem is we don't have wage inflation. We have inflation of various kinds right now for various other factors. So I would say inflation remains sticky, monsoon factor fear and slowdown in corporate earnings and the valuation. अगर 16-16.5 का अगर आप पी दे हो तो आई थिंक यू कैन बी 15,000 to 16,200 के बीच में निफ्टी आ सकता है। मेरा पर्सनल मानना है, मैं पर्सनली वही करूंगा जो मैं कहता हूँ टीवी पे हमेशा की तरह। आई थिंक एट 16,000, 16,200 निफ्टी इफ इट कम्स, I think I would be a buyer in the market. तो आपकी खासियत ही यही है। मेहरबून सर को मैं इतने सालों से जानता हूँ, जो है दिल में वही मुंह पर है। मतलब खराब लगेगा तो खराब बोलेंगे, अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलेंगे, कोई गलती कर देगा तो भी मुंह पे बोल देंगे, कोई किसी ने अच्छा काम किया तो भी तुरंत तारीफ कर देंगे। तो ये सर आपकी बड़ी खासियत है, इसलिए 16,000 16,200 आएगा तो मेहरबून सर जमकर खरीदारी करेंगे। सर करेंगे कहाँ खरीदारी? पॉजिटिव बुलिश कहाँ है आप ये बताइए। मैं कहूँगा कि मार्केट में जो पेन आप देख रहे हो अनिल जी, और एक फैक्टर कहना चाहूँगा कि पिछले एक साल में जो बैंक स्टॉक्स तेजी से बढ़े थे नीचे के लेवल से, कहीं पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग्स आगे चलकर आ सकता है। NIMs have they peaked out or will they peak out in the next one quarter पता नहीं है, लेकिन उस पे जो प्रेशर आया है और साथ में IT स्टॉक्स पर जो प्रेशर है, ये दोनों सेक्टर्स लेट्स नॉट फॉरगेट हैव बीन मार्केट फेवरेट्स फॉर द लास्ट 6 months to 1 year। IT लोग कहते थे एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, समवेयर लोग थक गए। आर दे providing opportunity to buy? I would not like to state too many positive things about IT despite the correction in price, but banking के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर 5 से 7 से 10% करेक्शन आता है, it would provide a great buying opportunity. Let's not forget Anil ji कि most of the banks have got very clean balance sheets right now. जो problem पिछले 10-15 सालों से था, I think large part of them have been taken care of. How they are taken care of, let's not discuss that. और जो problem अगर भगवान ना करे आएगा, it will come only after 2-3 years. So with the market, it's possible they may correct 5 to 10% bank stocks, but I would say that would be a great buying opportunity. But at the moment, I think banks as well as IT can continue to put some pressure in the interim period on the markets. Buy करने में मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है काफ़ी टाइम से इज द होटल सेक्टर। जितना मैं समझता हूँ अगले 3 साल में कैपेसिटी ऑफ द रूम्स सिर्फ 2 से 3% बढ़ने वाली है। And everybody feels that the best things to do is just travel and go for a holiday with your family or with your friends or whatever. So I think the hotel sector will continue to do well. Quite a few hotel companies like for example Taj GVK हो या फिर Lemon Tree हो, personal मेरा holding है, clear disclosure. I think if you look at them, they are bringing down their debt consistently. जो भी quarterly earnings आता है मैं थोड़ा debt कम करते जा रहा हूँ. So I think the balance sheets are improving. इंटरेस्ट कॉस्ट विल कम डाउन एंड डिमांड में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता नहीं क्योंकि कैपेसिटी ऑफ रूम्स बढ़ेगी नहीं। आई वुड से होटल्स एंड पॉसिबली टूरिज्म एट द सेकंड स्टेज वुड बी माय फेवरेट सेक्टर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमेशा की तरह मैं पॉजिटिव हूँ। आई थिंक अ लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, विल कंटिन्यू टू हैपन, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स आज भी 52 वीक हाई के आसपास है। लार्सन एंड टुब्रो देखो, KSP देखो, ग्लैंडवेल नॉर्टन देखो, ऑल दिस सेक्टर्स आर अल्टीमेटली going to benefit because of the infrastructure spend, but most of them are rolling at quite high valuations. I am positive on them, but I would possibly make a fresh purchase if there is a correction in some of them.
So I would say my most favorite sectors right now at the present value also I like them is the hotel sector. बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आईटी और बैंकिंग थोड़े दबाव में रहेंगे। बैंकिंग यहाँ से 5-6% घटे तो लेना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल स्टॉक्स पर सर है अभी भी पॉजिटिव, गिरावट में खरीदारी करने की राय। मेहरबान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, बाजारों पर अपनी राय। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और आइए बढ़ते आगे, और एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती दिख रही, SVB सिलिकॉन वैली बैंक, इसे खरीद लिया है अमेरिका के फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक 30 नंबर के नीचे आता है, 32 से 33वें नंबर पर। सिलिकॉन वैली बैंक 15 नंबर के आसपास आता था, तो अपने से आधी की रैंकिंग वाले बैंक को खरीदा है, और खरीदा है ये $500 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ रुपए के आसपास। जब ये बैंक फूटा था तब इसका वैल्यूएशन तो कितना, 30 बिलियन दो 40 बिलियन 40 बिलियन 40 बिलियन। ओहो, 40 बिलियन का सिर्फ 500 मिलियन रह गया। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सस्ते में गए। लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ, इक्विटी दी है वही बड़ी बात है। हाँ, तो चलिए, लेकिन फाइनली SVB बच चुका है, बिक चुका है, बिक चुका है। हाँ। इसका पूरा विश्लेषण होगा छोटे से ब्रेक के बाद। बग्गा साहब है हमारे साथ स्टूडियो में, जानेंगे कि इसके क्या मतलब और क्या मायने हैं इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, और जरा जल्दी से एक बार बग्गा साहब की राय ले ली जाए। बग्गा साहब, ये जो SVB को खरीदने की बात आ रही है, जी, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक, जिनसे आधी साइज का था, डबल साइज का खरीद रहा है, ठीक तो कर रहा है? क्योंकि उसका साइज कम हो गया ना अनिल जी, बैंक्रप्सी में आ गया, और ये ब्रिज बैंक खरीद रहे हैं। तो FDIC ने क्या किया कि सिलिकॉन वैली बैंक था के 175 बिलियन के डिपॉजिट थे, और उससे थोड़े कम के लोन्स और इन्वेस्टमेंट थे, उसको उन्होंने एज्यूम कर लिया और एक ब्रिज बैंक बना दिया, सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक। अब जैसे सिग्नेचर बैंक न्यूयॉर्क में बेचा था इन्होंने पिछले हफ्ते एक और बैंकर्स ट्रस्ट को, वैसे ही ये दो इसमें लेनदार थे, और डेडलाइन थी कि संडे अमेरिका में ऑफर्स खोले जाएंगे। तो इन्होंने कल बिड किया है, और अब जो निकल के आ रहा है स्टेटमेंट, दीप बता रहे थे FDIC के वेबसाइट पे कि ये मंजूरी मिल गई है। इसमें क्या होगा कि आज से ही तो सोमवार मार्च 27 सवेरे से ही जो भी डिपॉजिटर थे वो इस फर्स्ट सिटीजन बैंक के डिपॉजिटर बन जाते हैं जो SVB के थे। तो वो एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, $1 बिलियन का प्रॉफिट है, पिछले साल का 8 बिलियन की मार्केट कैप है। दूसरी बात यह है कि FDIC का जो खर्चा हुआ है, वो कह रहे हैं अभी तक हमारा अनुमानित $20 बिलियन लगा है डिपॉजिट्स को बचाने में, लोगों को पैसा देने में। तो वो 90 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट वो होल्ड करके बैठे हैं। जब भी वो बेचेंगे उसको, उससे अपना जो भी लॉस है निकालेंगे, फिर शेयर धारकों को देंगे। तीसरा, डिपॉजिटर्स तो पूरे हो गए, होल बना दिया गया कि उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। उसमें से आधा लोन भी वो एज्यूम कर लेंगे। तो लोन के ऊपर उन्होंने बोली लगाई है, थोड़ा डिस्काउंट पे उनके लोन्स लिए हैं। और अभी 2 हफ्ते का टाइम तो मिल गया उनको 10 मार्च से अभी तक, तो काफी ड्यू डिलिजेंस तो हो गई होगी कि कितना उसमें है। बट हमें बड़ी बात क्या देखनी है कि 2 में से 2 बैंक्रप्सीज में अमेरिका ने प्राइवेट सेक्टर के बैंकर्स को प्रोत्साहित किया खरीदने के लिए। अब रह गई बात फर्स्ट रिपब्लिक की, जहां भी कुछ चल रहा है। $30 बिलियन उसमें बड़े 11 दिग्गज बैंक्स ने डाले थे। लगता है इस हफ्ते फर्स्ट रिपब्लिक का भी कुछ हल निकल आएगा। उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चलो आपस में ही वाकई सरकारी पैसा कम लग रहा है, और डिपॉजिटर्स एक भी पैसा डिपॉजिटर्स का नहीं डूबा। ये बहुत अच्छी बात है। इससे मार्केट को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए अनिल जी। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त पूरा का पूरा विशेष। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं तानला प्लेटफॉर्म से, और तानला प्लेटफॉर्म्स के
चीफ बिजनेस ऑफिसर दीपल गोयल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो फरवरी के अंत में बार्सिलोना में एक जो कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर आपने एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है फिशिंग प्रोटेक्शन सॉल्यूशन से रिलेटेड। जरा सर बताएं इसके बारे में, क्या प्रोडक्ट है ये और ये कितना बड़ा मार्केट, कितना बड़ा रेवेन्यू आपको दे सकता है, जरा ये भी समझाएं सर। जी, आपको और जी बिजनेस के दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में फरवरी एंड में हमने वाइजली एटीपी लॉन्च किया। वाइजली इज आवर मदर प्लेटफॉर्म एंड हमने उसके ऊपर एक एंटी फिशिंग प्लेटफॉर्म बनाया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एटीपी एंड द नेम इज वाइजली एटीपी। वाइजली एटीपी मिस्टर वाघेला टीआरआई के चेयरमैन वो वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने उसको लॉन्च किया एंड उनके साथ में हमने फर्स्ट रिपोर्ट्स भी शेयर की और काफी सारी इनसाइट्स शेयर की एंड वो बहुत उत्साहित थे उससे। एंड वी आल्सो हैव आवर सैंडबॉक्स अप्रूवल फ्रॉम TRAI फॉर दिस सॉल्यूशन। सो अनिल जी, मैं आपको फिशिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। फिशिंग अगर आप देखें तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए, भारत की डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ना सिर्फ भारत के लिए बट ये ग्लोबल इशू है। इवन अगर आप देखें एडवांस इकोनॉमीज जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इवन इन मिडिल ईस्ट लाइक सऊदी अरेबिया, UAE, सब देश और उनके नागरिक इस समस्या से गुजर रहे हैं। अगर आप इंडिया की बात करें सो एवरी मंथ इंडिया में कम से कम 30 करोड़ मोबाइल यूजर्स को अटैक किया जाता है और पूरे साल में करीब 12 करोड़ यूजर्स स्कैम हो जाते हैं एंड अबाउट $16 बिलियन इन इंडिया अलोन पीपल लूज देयर मनी। सो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है एंड इससे क्या हो रहा है दैट जैसे जैसे डिजिटल इंटरेक्शन बढ़ती जा रही है ये खतरा भी बढ़ता जा रहा है और लोगों का विश्वास इससे ना हटे, इस मीडियम से ना हटे, इसके लिए टालना प्लेटफॉर्म ने काम किया। और हमने अगर आप देखें काफी सारे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और भी बहुत सारी कंपनीज बड़े कैंपेन चलाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं कि आप अपना OTP ना किसी से शेयर करें, आप एंड ऑल काइंड ऑफ सच कैंपेन्स गो ऑन, बट उसका कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। सो यहाँ पे हमने सोचा कि कोई भी एक कंपनी इसको सॉल्व नहीं कर सकती, पूरे इकोसिस्टम को साथ में आना जरूरी है और हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया। वी हैव अ डोमेन एक्सपर्टीज। अगर आप देखें हम इंडिया के जितने भी टॉप के बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या गवर्नमेंट बैंक्स हो, हम उनके साथ में काम करते हैं, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओवर डिजिटल कम्युनिकेशन। हम और भी बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं हम उन सबके टॉप कस्टमर साथ में उनके साथ काम करते हैं। तो जब हमने उनसे इंटरेक्शन किया तो हमें लगा कि समस्या बहुत गंभीर है और इस पर हमें काम करना है। तो हमने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये 2 तरीके से काम करता है। वी कैन कॉल इट स्कैम टू स्कैमर्स। इट किल्स स्कैम एंड इट टेक्स केयर ऑफ स्कैमर्स एज वेल। सो जैसे ही कोई भी मैसेज ओरिजिनेट होते हैं जिसमें मैलिशियस URLs हैं, या जैसे आपने देखा होगा कि आपका KYC ड्यू है, आप अपना इस लिंक पे क्लिक कीजिए, या आपको जॉब ऑफर्स आ रहे होंगे, या आपको बोला जाएगा कि आपका बिजली का बिल बाकी है, आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, आप इस पर कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए। तो इस टाइप के मैसेजेस विद आवर टेक्नोलॉजी हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये मैसेज यूजर तक पहुंचा ही ना। सो एक तो ये चीज कि हम उसको पहुंचने से रोकेंगे, दूसरा उसमें जो हम सारे इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स उनको साथ में लेके आए हैं, जैसे फाइनेंशियल रेगुलेटर, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटर, टॉप टेक कंपनीज, एंड उन सबके साथ में मिलके हमने इसका सोल्यूशन निकाला है कि हम कुछ ही सेकंड्स के भीतर जैसे ही स्कैम स्टार्ट हो गया हम उसको कब कर लेंगे कि मैसेज यूजर तक पहुंचने नहीं देंगे, एंड वी विल ब्रिंग डाउन दोज malicious websites, and we will also bring down those numbers
and we will pass on the information to law enforcement agencies also on the real time basis, ताकि इस पे immediately action हो सके। ओके गोयल साहब, एक चीज और बताएं, चूंकि आपके स्टॉक प्राइसेस में काफी गिरावट भी आई है, 65% ऊपर के लेवल से गिरा है। थोड़ा सा लोग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, चूंकि मार्जिन्स भी आपके घटे हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर किस तरह का आउटलुक है, कैसी डिमांड रह सकती है, किस तरह के रेवेन्यूज और मुनाफे का गाइडेंस आप दे सकते हैं? अनिल जी, हमारे देयर आर टू लाइन ऑफ बिजनेसेस। एक एंटरप्राइज बिजनेस है जिसमें हम एंटरप्राइज बिजनेस को डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं और हम इसके मार्केट लीडर्स हैं इंडिया में। और दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म बिजनेस है। इफ यू लुक एट प्लेटफॉर्म बिजनेस, इट्स बीन ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर, एंड वी हैव लॉन्च्ड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, एंड वाइजली एटीपी भी उसी दिशा में यू कैन से एक कदम। ऑन द एंटरप्राइज बिजनेस, इन दिस फाइनेंशियल ईयर Q1 में हमें थोड़ा टर्बुलेंस हमने देखा, थोड़ा इंटेंस कंपटीशन भी देखने को मिला, एंड देयर वाज सम मार्जिन प्रेशर आल्सो। बट अगर आप देखें, फ्रॉम Q1 to Q2, Q3, we have been making our margins better. So our focus is on profitable business and to continue improving our profitability. So जो हमने देखा है over in this year now things are very well stabilized, and we are very excited about the new financial year. एंड आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि हाउ वी आर प्लानिंग टू मोनेटाइज एटीपी, सो जो मैं उसका भी जरा जवाब दे दूं। हमने 3 बैंक्स के साथ में, 3 अमंग द टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, हमने ऑलरेडी उनके साथ में लास्ट वीक वाइजली एटीपी का पीओसी स्टार्ट कर दिया है, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी इनकरेजिंग। एंड एक बार वंस द पीओसी पीरियड इज ओवर, उसके बाद हम होपफुली इन Q1 वी विल स्टार्ट मोनेटाइजिंग दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब समय देने के लिए और इस प्रोडक्ट पर अपनी पूरी डिटेल से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तानला प्लेटफॉर्म्स के टॉप मैनेजमेंट से हमने की मुलाकात। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी उषा मार्टिन। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर हम नियर टर्म सेटअप में भी देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे वीकली और डेली चार्ट पे ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके के यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, हमें लगता है यहाँ पे उषा मार्टिन को बाय किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। 255 से लेकर 260 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से कोई भी डिप में ऐड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा करीब 198 के आसपास। उषा मार्टिन बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पे। सेठी साहब बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है स्टॉक का नाम है आरके फोर्जिंग, जो अभी 273-74 के लेवल पे ट्रेड करता है। आप देख, जबरदस्त कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट को तो कैटर करती है, इसके अलावा रेलवेज है, फिर आपके कई सारे इंजीनियरिंग पार्ट्स भी बनाती है, फार्म इक्विपमेंट्स, फिर अर्थ मूविंग और माइनिंग इक्विपमेंट्स को भी कैटर करती है। ये जबरदस्त कंपनी है और आजकल इस कंपनी का पूरा फोकस रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में। एक कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है सुयो मैन्युफैक्चरिंग नाम की, और बाकी एक एनसीएलटी से अप्रूवल अवेटेड है जेएमटी ऑटो के एक्विजिशन के लिए, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव होगा। फिर रेलवे का सेगमेंट ग्रो कर ही रहा है तो उसका फायदा होना है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अच्छा लगता है ये स्टॉक। यहाँ पे मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 290 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 265 का स्टॉप लॉस। चलिए अब लेते हैं कुछ 10 की कमाई के स्टॉक्स भी। जय बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। जी दीप, नूवो को जो भी 332 पर ट्रेड कर रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अच्छा आपको बाउंस ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। 380 के मेरे टारगेट से स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 312 का। सो 332 पर खरीदे नूवो को। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए जो हिसाब से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोअर एंड से सपोर्ट लिया है, 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है प्रीवियस अपमूव का। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया बन रहा है। ओके, राकेश जी, कुणाल जी, अपनी 10 की कमाई का स्टॉक बताएं सर। दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है ट्रेंट को, और ट्रेंट पर हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और उसकी वजह यह है कि स्टॉक लगातार एक अप ट्रेंड में रहा है, हायर बॉटम्स बनते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार को लगातार ये स्टॉक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करता रहा है। तो एक करेक्शन हाल में पूरा हुआ है। हमें लगता है कि वापस से स्टॉक में ताकत दिख रही है चार्ट्स पर। तो इन स्तरों पर और गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करके मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो ये बाजार से बेहतर रिटर्न देगा। ओवर टू राकेश।
दिपांशु बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, डाउन साइड कैप लगती है, 6 से 7 महीने का नजरिया बना के इसको इन स्तरों पर करेक्शन पर एक्यूमुलेट करने की राय है और हमारे 6 मंथ के टारगेट हैं 1640 रुपए के, तो 1640 रुपए के लक्ष्य के लिए ट्रेंड में निवेश की राय है। आपकी 10 की कमाई का स्टॉक सर? दीप मेरे लिए जी ओके। देखिए 10 की कमाई के लिए खरीदना है भारत वायर एंड रोप्स, जो कि लगभग 138 रुपए पर ट्रेड करता है। मुझे लगता है दीप ये स्टॉक एक जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आज एक फ्रेश ब्रेकआउट भी रजिस्टर हुआ है, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे खरीदारी की शुरुआत की जा सकती है और अगर कोई डिप मिलता है 128 130 रुपए तक तो वहां पर इस पे ऐड करें। मेरा मानना है कि आने वाले 3 से 4 महीने में ये स्टॉक 165 170 रुपए के टारगेट्स दिखाने के लिए तैयार है। भारत वायर एंड रोप्स मेरी तरफ से पोजिशनली आज खरीदारी के लिए एक रिकमेंडेशन रहेगी और अगर चाहे तो 120 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, एक ट्रेडिंग कॉल वागले साहब की तरफ से भी। वागले साहब बताएं सर आपका स्टॉक। दीपांशु आईएक्स में एक ब्रेकडाउन आया है, 139 का करंट भाव है, 138.50, 139, 140 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटा है। मेरा मानना ये 130 तक आज के दिन में जा सकता है। आपका 142 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 130 तक का टारगेट आपको आज और कल में मिल सकता है। ओके, तो IEX यहाँ पर बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से आती है। आइए विदा लेने का वक्त है। सेठी साहब, पालिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस फिल्म में साथ देने के लिए। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शुक्रिया जय ठक्कर साहब, हिमांशु गुप्ता साहब का भी, और विशेष शुक्रिया स्टूडियो में साक्षात पधारने के लिए बग्गा साहब के सर धन्यवाद। आइए मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।